स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का खंड बा भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के जो खंड आ के चैप्टर थे उन सभी की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स वितरण का मतलब जो है बिखराव होता है या फैलाव होता है, ठीक है, या लोगों के रहने का तरीका होता है जनसंख्या वितरण। ठीक है, देखते हैं पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव और लोगों के रहने का तरीका ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, मतलब लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, ठीक है, कितना दूर दूर पर अपना घर बनाए हुए हैं, वो सब जो है जनसंख्या वितरण कहलाता है। ठीक है, कितने एरिया पर जो है कितने जनसंख्या निवास कर रही है, यही सारा चीज़ जो है जनसंख्या वितरण कहलाता है, जो यह बताता है कि लोग अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे शहरों में किस प्रकार रह रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार रह रहे हैं, देशों में किस प्रकार रह रहे हैं तथा महाद्वीपों में किस प्रकार से वो फैले हुए हैं। ठीक है, हालांकि सभी जगह का जो जनसंख्या वितरण है वह एक समान नहीं होता है। ठीक है, सभी जगह का जो जनसंख्या वितरण है वह एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि कहीं पर जनसंख्या का वितरण अधिक हो सकता है तो कहीं पर जो है कम हो सकता है, कहीं पर घनी आबादी बसी होती है तो कहीं पर विरल आबादी बसी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व के से आप क्या समझते हैं। घनत्व का मतलब है सघनता, मतलब जनसंख्या कितने एरिया पर कितनी बसी हुई है, कितना पास पास बसी हुई है। ठीक है, देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का माप होता है। क्या होता है, मतलब कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जनसंख्या दी गई है या रह रही है उस जनसंख्या का माप ही जो है तो क्या है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, जिसे प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किस में व्यक्त किया जाएगा जनसंख्या घनत्व को, प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में व्यक्त किया जाता है। किसी भी स्थान का जनसंख्या घनत्व पता करने के लिए क्या करना होगा, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दे देना होगा, जो भागफल मिलेगा वही वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। ठीक है, और इससे यह भी पता चलेगा कि कोई भी क्षेत्र कितना घना बसा है और कितना विरल बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है तो जनसंख्या घनत्व को जो निकालने का सूत्र है वो है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जब हम इतना करेंगे तो हमको जो है तो किसी भी स्थान की जनसंख्या घनत्व का पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ पहले 2 थी, 2 से 4 हो गई या 4 से 8 हो गई तो इसी को वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, तो एक निश्चित समय या अवधि में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है एक निश्चित समय या अवधि में जनसंख्या में जब कोई परिवर्तन आता है, या तो जनसंख्या बढ़ जाए या तो घट जाए, वो जनसंख्या वृद्धि ही कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब होएगी जब कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति, ठीक है, दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर बस जाएगा
तो उसमें जो है तो हमारे देश में कैसी जनसंख्या वृद्धि होगी, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। लेकिन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होगी, जब हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बस जाएगा तो क्या होगा, हमारे देश में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होगी। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो संगठन का मतलब होता है जैसे लोगों के समूह का पता चल जाए जिससे, ठीक है, इसलिए लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, संगठन का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो लोगों की लिंग का पता चले, जाति का, शिक्षा का, उनकी व्यापार का, आर्थिक स्थिति का पता चले। ठीक है, तो इसीलिए जनसंख्या संगठन होता है। ठीक है, देखते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या के लोगों की विशेषताओं का, ठीक है, कोई क्षेत्र की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन ही जनसंख्या संगठन, जिसमें जनसंख्या की आयु समूह, लिंग, जाति, शिक्षा, व्यापार व उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, जिसका अध्ययन जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या संगठन का उद्देश्य समाज का विकास करना, समाज में परिवर्तन लाना तथा संसाधनों की योजना बनाना और विभिन्न वर्गों की सहायता करना तथा नीतियां बनाना शामिल होता है। इसीलिए जनसंख्या का संगठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, योजना बनाने के लिए, विभिन्न वर्गों की सहायता करने के लिए और नीतियां बनाने के लिए जनसंख्या संगठन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम। ठीक है, मतलब भारत के अंदर वे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है वो राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2011 में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है। ठीक है, 2011 में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक थी। मतलब जो है उत्तर प्रदेश में जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा गांव में ही रहते थे, शहर में बहुत ही कम रहते थे। इसके बाद बिहार दूसरे स्थान पर आता था। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी जो है लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते थे, गांव में रहा करते थे, शहरों में बहुत ही कम। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी गांव में सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे, शहरों में बहुत कम। उसके बाद आता है महाराष्ट्र चौथे नंबर पर। यहाँ भी जो है तो महाराष्ट्र में भी 2011 में जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाँव में निवास करती थी, शहरों में बहुत ही कम थी। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में बताएं तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 89.96% थी, बिहार की 88.70% और असम की 85.92% तथा उड़ीसा की 83.32% जनसंख्या गांव में ही निवास करती थी। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से प्रदेश की निवास करती थी गांव में, तो हिमाचल प्रदेश की 89.96। लगभग 100 लोगों में 90 लोग कहाँ निवास कर रहे थे, गांव में निवास कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में। फिर दूसरे नंबर पर कहाँ के लोग कर रहे थे गांव में निवास, जो है बिहार के लोग। शहरों की अपेक्षा गांव में लोग अधिक रहते थे, लगभग जो है 89 लोग गांव में रहा करते थे। और असम की वहीं पे हम बात करें तो लगभग 86% जो लोग हैं वो असम के गांव में निवास किया करते थे, शहरों में बहुत कम। और उड़ीसा की लगभग 84%, ठीक है, जनसंख्या गांव में निवास करती थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने का कारण। मतलब भारत के जो है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बसी हुई है। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि वो गांव में ही रह रही है, शहर में क्यों नहीं जा रही। ठीक है, तो उसका कारण ये है कि वो अशिक्षित है। मतलब उसमें शिक्षा, उन लोगों में जो है शिक्षा का अभाव है, वो लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शहर में वो लोग नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग गांव में ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, और शहर के रहन सहन, खान पान और गांव के खान पान रहन सहन में काफ़ी अंतर होता है, इस वजह से भी गांव में ही लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा जो कारण है कि गांव में लोग अधिक रह रहे हैं, इस कारण से बाल विवाह और बहु विवाह के कारण से। ठीक है, शहरों में जो है तो बाल विवाह और बहु विवाह जो है तो नहीं हो पाते हैं, जबकि गांवों में लोग ऐसा विवाह करके और अपना जीवन यापन बिता रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या
इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे बाल विवाह और बहु विवाह लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला है संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक है, मतलब जो है तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे हमारे पास तो एक ही बेटा है, हम इसको विदेश नहीं भेजेंगे, दूसरे देश नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। ठीक है, हमारे घर में ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो संयुक्त परिवार व्यवस्था चाहते हैं। और कुछ है बड़े परिवार की इच्छा। ठीक है, कुछ राज्यों में जो है तो विशाल ग्रामीण जनसंख्या इसलिए भी है, तो गांव में सबसे ज़्यादा जो है तो लोग बड़े परिवार की इच्छा रखने वाले लोग रहते हैं, इस वजह से गांव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। मतलब वो लोग परिवार नियोजन अपना ही नहीं सकते हैं, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर जो 7 है उसको देखते हैं, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं बतानी है। तो भारत की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हालांकि अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत जो है 1 नंबर पर है जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की ही है। परंतु ये 2001 और 11 के बीच का जो डाटा है उसमें चीन 1 नंबर पे था और दूसरे नंबर पे भारत था। भारत की जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। जैसे पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या वृद्धि। ये भारत की विशेषता है कि वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो उच्च है, बढ़ती जा रही है। 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर जो है तो 70.64% था और मृत्यु दर जो है तो बहुत ही कम था। ठीक है, कमी आई तथा जन्म दर में वृद्धि तेजी से हो रही है। ये जनसंख्या की जो है विशेषता है, भारत की जनसंख्या की विशेषता है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरी है असमान जनसंख्या वितरण। भारत की जनसंख्या की दूसरी जो विशेषता है वो है असमान जनसंख्या वितरण। हमारे देश में जो जनसंख्या है वो सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर जनसंख्या कम है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जनसंख्या घनी बसी हुई है। ठीक है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक देखने को मिलेगा। जबकि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड व जम्मू कश्मीर, मतलब पहाड़ी वाले जो एरिया हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी भारतीय जनसंख्या की एक विशेषता रही है। अगली विशेषता देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। मतलब जो है भारत के जनसंख्या की एक और विशेषता है कि गांव में जो जनसंख्या है वो अधिक निवास कर रही है। ये भारत के जनसंख्या की विशेषता है कि सबसे ज़्यादा वो गांव में ही निवास कर रही है। लगभग 2/3 से अधिक जनसंख्या गांव में निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 68.84 था, जबकि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत केवल 31.10 ही था। ठीक है, जो भारत की जनसंख्या की एक विशेषता थी। ठीक है, अगला जो विशेषता है वो है कार्यशील उत्पादक जनसंख्या की कमी। मतलब जो है तो कार्य करने वाली जो जनसंख्या है वो कम है। भारत की जो जनसंख्या है उतनी सारी जनसंख्या की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उतनी जनसंख्या में कार्य करने वाले जो लोग हैं वो कम हैं, क्योंकि कार्य करने वाले जो लोग हैं वो केवल 30% हैं। ठीक है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 67 है। ये कार्य करने वाला लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार से कार्यशील जनसंख्या की कमी यह भी भारतीय जनसंख्या की एक विशेषता थी। अगली जो विशेषता है उसको देखते हैं विभिन्न धार्मिक संगठनों का समूह। ठीक है, भारत में जो है तो विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, विभिन्न धार्मिक संगठनों के समूह निवास कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनसंख्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता बने हुए हैं। ठीक है, धार्मिक संगठनों के समूह के होना ही जो है तो विशेषता है, महत्वपूर्ण है। भारत में कई प्रकार के धार्मिक संगठन पाए जाते हैं और कुछ जो धर्म हैं वो कुछ ही राज्य और जिलों में बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि वही धर्म और जो है के लोग कुछ दूसरे राज्यों में कम हैं। मतलब एक ही धर्म, जैसे हिंदू ही धर्म को ले लें तो किसी राज्य जो धर्म है वो हमारे देश में ही चल रहा है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो
जहाँ तक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक ही धर्म के लोग अधिक हैं और वही धर्म के लोग दूसरे राज्य में कम हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के वितरण प्रतिरूप है। ठीक है, विभिन्न धार्मिक समुदाय जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धार्मिक समुदाय हैं। इनके वितरण प्रतिरूप देखना है कि ये कहाँ कहाँ कितने कितने मात्र कितने कितनी जो है तो संख्या में ये कितने कितने प्रतिशत जो है तो लोग कितनी जगह पर कहाँ कहाँ निवास कर रही हैं। ठीक है, तो धर्म सर्वाधिक भारतीयों के संस्कृति और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले जो है तो वालों में से एक है। धर्म क्या है? जो भारतीयों की संस्कृति और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है, धर्म। ठीक है, भारत में धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जिनका वितरण इस प्रकार से है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म। ठीक है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यह हिंदू धर्म भारत में सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, और यह भारत की संपूर्ण जनसंख्या में से लगभग 80% यानी 79.8%। ठीक है, 79.8% जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म की है। यह विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है यानी पुराना धर्म है, जो लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। देश के हिमाचल प्रदेश में कितने हिंदू हैं? 95.70%। ठीक है, जबकि सबसे अगर हम कम देखें कि सबसे कम हिंदू किस राज्य में है तो वो है मिजोरम में, कितने? 2.75%। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है उसको देखते हैं, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म को देखते हैं। मुस्लिम धर्म जो है भारत का दूसरा बड़ा धर्म है, जो 14.2% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार में इनकी जनसंख्या पाई जाती है मुसलमानों की। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा धर्म है उसका देखते हैं, तीसरे धर्म का वितरण प्रतिरूप देखते हैं, ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म भारत का तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है, जो देश के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में बहुत संख्या में है। ठीक है, मतलब ईसाई धर्म कहाँ पाए जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। ठीक है, और संपूर्ण भारत की जनसंख्या का जो है तो तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय यही है, ईसाई धर्म। इनकी 1/3 जनसंख्या केरल में निवास करती है। ठीक है, आगे देखते हैं सिख धर्म। देश की कुल जनसंख्या का जो है तो 1.72% जनसंख्या सिखों की है। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पाए जा रहे हैं सिख। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या में 0.7% जनसंख्या बौद्धों की है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। उसके बाद सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व त्रिपुरा में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, बौद्ध। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म देश में जैन धर्म के लोगों की जो संख्या है वो 0.4 है। संपूर्ण भारत की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या है? 0.4% जनसंख्या जैनों की है। यह महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात व दिल्ली में पाए जाते हैं जैन धर्म वाले। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के श्रमिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अगर हम भारत के श्रमिकों की बात करें यानी कि मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है आश्रमिक। ठीक है, तो मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? यह वे श्रमिक होते हैं जो एक वर्ष में, जैसे 365 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन वो कार्य करते हैं, कार्य में ही वो लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो है तो का जो प्रतिशत है ऐसे लोगों का वो 30.5% है। तो ऐसे लोग मुख्य श्रमिक कहलाते हैं, जो वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, जबकि सीमांत श्रमिक की अगर हम बात करें
तो ये ऐसे श्रमिक होते हैं जो वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत 8.7 ही है, जिनको सीमांत श्रमिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पर अगर हम बात करें अश्रमिक की, ठीक है, तो अश्रमिक इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अपना जीवन यापन के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कोई कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी आजीविका और भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग अश्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों की विवेचना करना है। ठीक है, कि जनसंख्या के वितरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं कारक। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे धरातलीय स्वरूप, यानी धरातल यानी पृथ्वी, धरातल यानी पृथ्वी यानी धरती, उसका स्वरूप जो है देखते हैं, कहीं पर वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है। ठीक है, तो ये भी जो है जनसंख्या को प्रभावित करती है, क्योंकि पहाड़ों पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी नहीं, वो मैदान पर निवास करेगी, क्योंकि मैदान समतल व सपाट होते हैं, जहाँ पर उसको निवास करना, कृषि फसलें उगाना आसान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र उबड़ खाबड़ पठारी होता है, मरुस्थलीय होता है, इसलिए वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक यही है, धरातलीय स्वरूप। दूसरा देखते हैं जलवायु। जनसंख्या के वितरण को जलवायु भी प्रभावित करती है, क्योंकि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाएगी। जो जलवायु जहाँ की अनुकूल होगी, ना बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करेगी, या कि गर्मी ही होगी तो नहीं करेगी। जैसे तटीय मैदान, सतलज गंगा का मैदान, यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक पाया जाता है, जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र, जैसे कि राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो गए, वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, क्योंकि थार मरुस्थल गर्म वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की कमी होती है, और ये हिमालय वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा बर्फीला एरिया है, वहाँ पर ठंड पड़ती है। इस वजह से ऐसे क्षेत्रों पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। उसके बाद अगला जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है, वो है मृदा। जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। ठीक है, अब मृदा जो है वो सब जगह की उपजाऊ होती नहीं है। ठीक है, जहाँ की उपजाऊ होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इसलिए जनसंख्या घनत्व नदी घाटी, डेल्टा क्षेत्र में, तटीय भागों में जो है तो सबसे ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर जो है तो उपजाऊ मृदा पाई जाती है। जबकि जहाँ उपजाऊ मृदा नहीं होती है वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। इसी कारण कृषि का विकास बहुत ही कम होगा। ऐसे क्षेत्रों में अनुपजाऊ मृदा और पर्वतीय मृदा, लैटराइट मृदा पाई जाती हैं, जिनमें फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कम जनसंख्या निवास करेगी। अगला जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है वो है खनिज संसाधन। सबसे अधिक जनसंख्या ऐसी जगह पे पाई जाएगी जहाँ पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता होगी। ठीक है, क्योंकि खनन कार्यों में उनको रोजगार मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परिवहन का विकास। जिन क्षेत्रों में परिवहन का विकास होगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिन क्षेत्रों में परिवहन का विकास होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। आने जाने की सुविधा आज हर किसी को चाहिए। ठीक है, अगर आने जाने की सुविधा नहीं है, रास्ते सड़कें नहीं हैं, तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर जनसंख्या बसना पसंद नहीं करेगी। ठीक है, जिन क्षेत्रों में परिवहन के पर्याप्त साधन होंगे लोग वहीं ज़्यादा निवास करेंगे, आने जाने की सुविधा आसानी से उनको मिल जाती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा का अभाव रहता है, इसलिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच होता है, जिस वजह से वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं, तभी तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण देख लेते हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे 1951 की अगर हम बात करें तो जनसंख्या कितनी थी भारत की, 23.84 करोड़ थी, जो 1951 में बढ़ करके 36.10 करोड़ हो गई। तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं वो निम्न हैं, उनको देख लेते हैं।
जनसंख्या वृद्धि का जो पहला कारण है वो है मृत्यु दर में कमी। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाने के कारण चेचक और प्लग जैसी महामारी आसानी से जो है तो महामारियों पर आसानी से नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है, नहीं तो अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ना होती तो जो ये बीमारी हैं चेचक और प्लग, इससे बहुत सारे लोग मर जाया करते रहे। ठीक है, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई तो इन बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया गया, जिसके कारण मृत्यु दर कम गई और जनसंख्या बढ़ गई। देश की स्वतंत्रता के समय जो मृत्यु दर यानी कि 27 लोग प्रति 1000 में 27.4 लोग मर जाते हैं और बच कितने जाते हैं, आज देखें तो 100 लोग 1000 लोगों में जो है तो 7.48 लोग बच जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो है जन्म दर में वृद्धि। भारत में जन्म दर 20.97 प्रति हजार और मृत्यु दर 7.4 प्रति हजार है। इससे जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। अगला जनसंख्या वृद्धि का कारण है जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे जीवन जीने के प्रति आशा। जैसे कि अगर आप अभी कितने साल के हो गए, 10 साल के हो गए, मान लो आप 15 साल के आप हो गए और अभी आप एक अनुमान लगाओ कि हम कितने साल जिएंगे। तो अभी अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि हम 80 साल जिएंगे, है ना, तो 15 साल और 80 में 15 साल घटा देंगे, जितने बचेंगे, है ना, वही जीवन प्रत्याशा होगी। ठीक है, तो भारत में पिछले वर्षों में भरण पोषण की जो सुविधाएं थी वो बढ़ी हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसका परिणाम जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखने को मिली है। 1921 में जीवन प्रत्याशा 20 थी, मतलब जो है तो 20 वर्ष ही जी पा रहे थे लोग 1981 में, लेकिन वर्तमान में वो जो है 66.8 हो गई है, मतलब 66 साल जीने लग गए लोग, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगली अगर जनसंख्या वृद्धि का अगर हम कारण देखें तो वो है अशिक्षा एवं अंधविश्वास। ठीक है फ्रेंड्स, अशिक्षा एवं अंधविश्वास जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि लोग भारत में अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए संतान को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि संतान के होने से क्या समस्याएं होंगी इस बात से वो परिचित नहीं हैं और बिना संकोच के संतान की उत्पत्ति होने देते हैं। अगला कारण है निर्धनता। देश की अधिकांश जनता निर्धन होने के कारण संतान होने को आर्थिक सहायता समझती है। कहते हैं कि अगर हम गरीब हैं, कल हमारे बच्चे होंगे तो वो जो है पैसा कमाएंगे और हम अमीर बनेंगे, ऐसा सोच है ना। तो निर्धनता भी जो है तो देश की जनसंख्या बढ़ने में सहयोग दे रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम जनसंख्या वृद्धि के अगला कारण देखें तो पुत्र कामना। भारतीयों में अपने वंश वृद्धि के लिए, ठीक है, पुत्र कामना की भावना बनी रहती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय जो हैं वो निम्न है। पहला है विवाह की निर्धारित आयु में वृद्धि। में लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं करने का कानून बना है, जिसे बढ़ा करके जो है 21 वर्ष और 25 वर्ष कर दिया गया है, जिससे जन्म दर में कमी होगी और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी मिल सकेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने का जो दूसरा उपाय है वो है बाल विवाह पर कड़े दंड की व्यवस्था। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है तो उसकी कड़ी से कड़ी दंड व्यवस्था दी जानी चाहिए। ठीक है, निर्धारित आयु में विवाह करने का कानून होने के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह हो रहे हैं, जिसके कारण जो है तो कड़े दंड की व्यवस्था करना अनिवार्य है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का जो अगला उपाय है वो है शिक्षा का प्रयास। शिक्षित व्यक्ति बड़े परिवार की बुराइयों को तो समझ जाते हैं, परंतु छोटे परिवार के जो बुराइयां हैं उनको वो अपना लेते हैं। शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक किया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। अगला जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का जो अगला उपाय है वो है जीवन स्तर में वृद्धि। लोगों की आय में वृद्धि होने और जीवन के रहन सहन के स्तर में वृद्धि होने से परिवार में शिक्षा का खूब विकास तथा मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होती है, जिसके कारण संतान की संख्या में कमी आती है और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला है स्त्री शिक्षा का प्रसार। वर्तमान में स्त्रियों
में जो साक्षरता है वो कम है, इसलिए वह धन अर्जित नहीं कर पाती, जिससे उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे शिक्षा का प्रचार हो जाने से वह स्वयं परिवार का महत्व समझेंगी और बड़े परिवारों का विरोध करेंगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।